Audio Jungle. हेलो बच्चों, वेलकम टू द अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आपके सामने अपने इस गणित दर्शन चैनल में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपके सामने आज मैं कुछ एक नया टॉपिक लेके आया हूं। उसका नाम है सारणिक यानी डिटरमिनेंट हम पढ़ेंगे। और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे पुराने वीडियोस जो मैंने अपलोड कर रखे हैं वो आप देख रहे होंगे और उनका अध्ययन कर रहे होंगे और आप शेयर और लाइक भी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और यदि अभी तक कुछ साथियों ने वीडियो तो देखा है परंतु सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे मुझे और हिम्मत में बनती है कि मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके सामने लाऊं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूं। तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। आज हमारे पास टॉपिक है सारणिक। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसे हम कहते हैं सारणिक। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों सारणिक, या इसको हम कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में डिटरमिनेंट। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर डिटरमिनेंट होते क्या है, सारणिक है क्या और इनकी आवश्यकता क्या है, क्यों हमें इनको पढ़ना चाहिए, अपने सिलेबस में इसको स्थान क्यों दिया गया होगा, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लें, कुछ बेसिक जान लें। तो फिर हम उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके एक्सरसाइजेस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसमें कि आखिर जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अब सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग है यानी जो बेसिक है, यानी कि जो जहां से इसकी शुरुआत है, डिटरमिनेंट जहां से शुरू हुआ होगा, इसको यदि हम समझें तो दोस्तों ये एक प्रकार का हम ये कहेंगे, इसको अगर हम दूसरी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं कि हमने जो है लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा ये जो है, इस लीनियर अलजेब्रा में हम यदि क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कैसे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यदि हम करते हैं, समझिएगा इसको, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो यदि हम चीजों को यानी इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार से घटती है और किस प्रकार से बढ़ती है, यानी उनमें स्ट्रेच कैसे होता है और अगर उसमें कोई इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, वो चीज बढ़ रही है तो वो कैसे बढ़ रही है, और अगर वो जीरो हो जा रहा है तो वो कैसे हो जा रहा है। इसे हम विस्तार से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम होता है उसको अगर हम इस तरीके से डिवाइड कर दें और इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। दोस्तों ये हमारा ओरिजिन है। तो जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ये सिस्टम इस तरीके से यदि हम इसको बांट देते हैं, सपोज करो इस तरीके से यदि बांटते हैं तो इसका एक एक जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, यदि हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्रयास करते हैं जिसको हम कह रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यदि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्रयास करते हैं तो अगर हम इसी फिगर को, अगर इसी चीज को अगर हम चेंज करते चले जाएं, इस तरह से चेंज करते चले जाएं तो हमें क्या मिलता है कि इनकी जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो अपने आप में उसमें भी घटाव और बढ़ाव होता है और उसकी आकृति में भी परिवर्तन होता रहता है। तो इसको कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे मान लिया जाए, अगर इससे पहले जो चैप्टर हमने मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है उसी को यदि हम इसका एक बेसिक मान के चले तो हम उसी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में ही चेंज करना ज्यादा बेहतर समझेंगे। और इसलिए समझेंगे क्योंकि बिना मैट्रिक्स को समझे हम डिटरमिनेंट को नहीं समझ सकते। तो एक्चुअली है क्या डिटरमिनेंट, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब हम लीनियर अलजेब्रा की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है और जब चीजें
बढ़ती या घटती हैं, उनमें घटा हो रहा होता है, उनमें बढ़ाव हो रहा होता है, वो चेंज हो रही होती है। यानी मैं उसको कह सकता हूं कि अगर चेंज हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, तो किसी एरिया को कितना घटाया या कितना बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए मैं इसमें इसी में अगर चेंज कर रहा हूं, अगर इसको मैं चेंज करता हूं, मैं यहाँ पर घुमा नहीं सकता। अगर ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए, मान लीजिए आपके पास यही चीज है, अगर मैं इसको सपोज करो यहाँ से खींच दूं या यहाँ से खींच दूं, यहाँ से खींच दूं, तो क्या होगा, इसमें स्ट्रेच आएगा, यानी कि इसका आकृति में भी परिवर्तन आएगा। तो मैं इस प्रकार से उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। तो जब मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो निश्चित है कि उसके अंदर चेंज आएगा। तो मींस दैट कि यदि सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं अगर सपोज करो एक मैट्रिक्स अगर आपके सामने लेके आता हूं 3 0 और 0, अगर मैं ये कहता हूं 3 0 और 0 2, मेरे रो पे 3 0 एलिमेंट है और एक सेकंड रो पे 0 2। अब 3 0 का मतलब अगर आप समझना चाहें तो देखिए दोस्तों, यहां से लेकर के आप 1 2 3, सपोज करो यहां पर मैं मान लेता हूं यहां पर 3 हो गया, देखिए अब मैं यहां पर रुक गया, 3 0 हो गया, ठीक है ना। अब 0 2 में अगर मैं जाना चाहता हूं तो यहाँ 0 है, देखिए 2 का मतलब 1 और 2, देखिए ये मेरे पास हो गया। तो अब आप इस फिगर को अगर आप स्टडी करें तो ये देखिए आपके पास ये जो फिगर मिला है, अगर इसका एरिया की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब हो रहा है ये जो मैट्रिक्स है ये अपने में कितना, अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं तो ये कितना स्ट्रेच हो जाता है या स्केल्ड हो जाता है, या मैं ये कहूं कि हाउ मच एरिया स्केल, ये अगर मैं कहता हूं तो दोस्तों आप इससे आप इसका जो एरिया कितना स्केल्ड हो गया है, अगर मैं इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं तो यहां से ये पता चल रहा है कि ये अगर मैं देखूं तो इसका जो एरिया है वो 6 टाइम्स हो गया। अगर मैं इसका एक का एरिया ए मान रहा हूं तो ये आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो मींस दैट ए की जो वैल्यू है वो है, अगर एरिया इसका मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे को एरिया जो है 3 × 2 दैट इज 6 मिलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये पहले से ये 6 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए सपोज करो मैं एक और ले लेता हूं, मैंने ले लिया 1 0 0 और 1, ठीक है। तो जब इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या हो गया, पहले से 1 टाइम 1 1 1 हो गया, तो यानी इसका मतलब अगर इधर 1 ये 0 1 0 कह रहा है तो इसका मतलब 1 हो गया, और 0 1 कह रहा है तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 1 इसका एरिया आ गया, 1 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी कहेंगे, ये आपका एरिया आ गया। अगर ये इसी की जगह अगर सपोज करो ये 0 0 0 0 हो रहा है तो दोस्तों इसका मतलब ये इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं इसको दूसरे कलर से इंडिकेट करना चाहूं तो इस पॉइंट को आप ये वाला मैट्रिक्स बोले, ठीक है। तो फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली अगर इन ब्रीफ अगर इसको समझना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बाद उसकी एक वैल्यू हमको प्राप्त होती है। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है अगर उसको हम क्या करते हैं, एक प्रकार से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, अगर कितना एरिया स्केल्ड हो गया है, इसका जानकारी अगर हम लेते हैं तो हम दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, सारणिक बोलेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत समझदारी की बात है और समझने की बात है कि जो हमारा मैट्रिक्स होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी समझने की चीजें है दोस्तों, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा सा मैट्रिक्स से डिफरेंट हो जाता है, थोड़ी सी चीजें। अब नहीं तो फिर मैट्रिक्स ही पढ़ते हैं, हम डिटरमिनेंट क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में जरूर अराइज होता है कि भाई आखिर डिटरमिनेंट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्या आवश्यकता पड़ रही है कि हम डिटरमिनेंट को पढ़ रहे हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सो अब देखिए जो भी मैट्रिक्स होती है, जैसे आपका ए मैट्रिक्स है, मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये 2/3 मैट्रिक्स, ओके। अब आप देखिए दूसरी में अगर एक मैट्रिक्स और लिखता हूं, ये 1 2 4 5, सपोज इतना ही रखता हूं तो ये 2/2 मैट्रिक्स होगी। और अगर मैं दोस्तों कर देता हूं सी मैट्रिक्स कर देता हूं, देखिए 1 4, तो आपने देखा होगा यहाँ पर ये 2/1 मैट्रिक्स होगी, बिकॉज इसमें 3 क्या है, रोज है, और 2 रोज हैं और 3 क्या है, कॉलम, तो 2/3 होगी। समझ गए ना, यहाँ पर भी ऐसे 2/2 हो जाएगा, ऐसे इसमें देखिए 2 रोज हैं आपके पास और 1 कॉलम, तो 2/1। ये तो मैंने आपको बताया है, मैट्रिक्स में आपको अच्छी तरह समझाया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो भी एरिया हम ट्रांसफॉर्म करते हैं दोस्तों, इस तरह के फिगर में जो हम एरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर स्क्वायर हमको मिलता है,
जब अभी मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया था तो आपने देखा होगा कि वो स्क्वायर एरिया स्केल्ड होता है, यानी वही इंक्रीज होता है और वही डिक्रीज होता है, उसी में स्ट्रेचिंग हो जाती है, ठीक है, वही उसी में आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें इस तरीके की मैट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस तरीके की मैट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल और केवल हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो इसलिए तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छी तरह से जान लेना है कि जो डिटर्मिनेंट है वो अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं तो ये कहूंगा आपको, अगर मैं लिख दूं कि डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट, ठीक है दोस्तों, डिटर्मिनेंट आपका ये अगर बात की जाए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हम कह सकते हैं कि जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और डिटर्मिनेंट अपने आप में एक क्या है, ये भी हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट आप अपने आप में एक वैल्यू है, एक संख्यात्मक मान है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है दोस्तों? न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसी वैल्यू है? न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कोई भी डिटरमिनेंट हमको दिया जाता, कोई भी मैट्रिक्स दिया जाता है, जब हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो आपका डिटरमिनेंट कहलाता है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि डिटरमिनेंट जो होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होगा। और ठीक है, और दूसरी बात आप इस चीज को समझ लें कि कितना एरिया स्केल्ड होता है ये हमें बताता है। और अब इसका अगर इस्तेमाल की बात आती है तो दोस्तों कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो वो डिटरमिनेंट के रूप में होता है। तो इसलिए आप इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। नंबर एक तो ये आप ध्यान रखेंगे इस बात का। और दूसरा जो है, जब हम डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसके अपने कोई तरीके होंगे, उन तरीकों का ही इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यानी किसी की वैल्यू अगर आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो अगर आप समझ पा रहे हैं कि मैंने जो अभी तक आपको बात बताई है उसको समझ पाए हो, तो मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था दोस्तों, ये आपका सपोज करो सिस्टम है। मान लिया जाए आप कोई भी चीज है, वस्तु है, और वो सपोज करो ये इस एरिया को घेर रही है। तो आप इस एरिया के अंदर जितने स्क्वायर बन रहे हैं आप देख रहे हैं, उसका जो एरिया आपको जितना इसने जगह घेरी है, जो जगह इसके अंदर आ रहा है, वो एरिया स्ट्रेच करता है, यानी वो कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है। तो इसलिए यानी अगर छोटे छोटे, अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें छोटे छोटे पार्ट में हम इसे बदल सकते हैं। देखिए इसको अगर हम चाहें तो ये बहुत छोटे छोटे जो स्क्वायर बने हुए हैं इनके इसमें डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक का एरिया निकाल के हम इसका टोटल का एरिया निकाल सकते हैं। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इसने कितना एरिया अगर कवर्ड किया है इसका पता लगाना है, तो इसके लिए हम डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। यानी द डिटरमिनेंट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर यानी डिटरमिनेंट क्या है, एक प्रकार का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी एरिया को चेंज करना इसका काम होता है। यानी एरिया की हाउ मेनी टाइम्स द एरिया इज कन्वर्ट, यानी जो एरिया है वो कितना एरिया कन्वर्ट हो जा रहा है, इस पर ये आपको ध्यान देना है कि यानी कि एक प्रकार से डिटरमिनेंट इसे कहते हैं, डिटरमिनेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक प्रकार की, वो किसी एरिया को चेंज करता है। और इस प्रकार से जो भी वैल्यू हमको मिलती है उसको हम सारणिक के रूप में लिख करके कैलकुलेट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सारणिक कहते हैं। तो इस तरीके से अब हमें यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अब हम इसे कैलकुलेट करना सीखते हैं, कैसे हम डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसका यानी सारणिक, यानी कि आपको आवश्यकता क्यों पड़ी, सारणिक क्यों पढ़ना है, और इसको हमारे सब्जेक्ट के अंदर एक जगह दे रखी है, तो ये क्यों दी है, इससे हम समझ पा रहे होंगे कि आखिर इसका क्या महत्व है। तो जैसे सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, आपके पास ये 2 है, ये 4 है, ये -1 है, ये आपके पास, इसको कहते हैं हम डिटरमिनेंट। जैसे हमारा मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैं इसे मैट्रिक्स में लिख रहा हूं तो ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। अब जब मैं इसको डिटरमिनेंट में लिखूंगा तो डिटरमिनेंट कायदे के अनुसार ये हो गया आपका, और ये आपका 2, 4, -1 और 1, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो आप इसकी बात ये समझ जाएं कि इसका जो कैलकुलेशन होता है वो किस तरीके से होता है। आप इसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी होती है तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 करना है, और फिर उसके बाद 2 इंटू 1 ये और ये मल्टीप्लाई होगा और ये और बीच में माइनस हो जाएगा,
2 into 1 और -1 into 4। ये आपका इसका सॉल्यूशन आप कर देते हैं इसको, तो आपके पास आता है दोस्तों ये 2, 4 1 जा 4, तो -4 ये यहाँ से आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब टोटल वैल्यू इसकी 6 हो जाती है। समझ आ गया आपके? तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी डिटरमिनेंट यदि आपको दिया जाता है, अगर आपको ये ए मैट्रिक्स दी हुई थी तो उसे डिटरमिनेंट के रूप में यदि आपको वैल्यू निकालनी होती है तो आप इस तरह से उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब चलिए मान लिया जाए यही चीज आपको इस तरीके से दिया हुआ हो, इसी चीज को यदि हम इस तरह से समझे हैं कि अगर यहाँ पर डिटरमिनेंट अगर आपको ये x दे दिया और ये x + 1 दे दिया, ठीक है दोस्तों, और ये x - 1 दे दिया और ये x। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको बतानी है, तो आपको क्या करना है, तरीका आपको मालूम, अभी मैंने बताया, ये जो डिटरमिनेंट है आपका, इसकी वैल्यू अगर आपको बतानी है तो इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको x into x करना है, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करना, बीच में माइनस करना है, x - 1 into x + 1, ठीक है। तो अब ये ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आप बिग ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ये x² आ जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास, आपको मालूम है आइडेंटिटी इसमें लग रही है, तो ऐसे आप इसको लिख देंगे x² - x² और ये +1 हो जाएगा। ओके, तो ये कैंसिल हो गया दोस्तों, तो ये आपके पास 1 आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो इस तरीके से ये हमारा किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का तरीका होता है। ओके, अब इसके बाद लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो डिटरमिनेंट होगा वो 2 स्क्वायर होना चाहिए, यानी मैट्रिक्स आपके पास अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में यदि मैं कन्वर्ट करता हूं तो ये हमेशा 2/2, 3/3, 1/1, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पहला वाला मैट्रिक्स आपका 1/1 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा 2/2, फिर 3/3, इस तरीके से आप स्क्वायर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इस बात का आप जरूर ध्यान देंगे। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी 3/3 अगर मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसके वैल्यूज को निकालने का तरीका हमारा क्या रहेगा। 3/3 मैट्रिक्स अगर यदि हमारे पास होती है तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास 3/3, ये 3/3 कोटि का अगर आपके पास मान लीजिए आव्यूह है, ये आव्यूह है आपके पास 3/3 कोटि का। आप इसे यानी इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट a = अगर आप इसे लिखते हैं तो आपका तरीका होता है a11, ओके, ये आपका 2 हो जाता है और ये आपका a33 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर a11 आ गया तो इसका मतलब a12 आएगा और यहाँ पर a13 आएगा, ओके। ये आपका आएगा a21 आएगा, a22 ये हो गया, a23 आएगा, उसके बाद आपके पास a31 आएगा और a32 आएगा और a33, ये आपका डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट को लिखने का तरीका भी आपको सीखना है। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो मैट्रिक्स होगी, जैसे मुझे a11 कैलकुलेट करना है, ये वाला जो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, पहले वाले एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरा a11 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू क्या है वहां पर, यानी ये जो अपने आप में ये एलिमेंट है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू दोस्तों आपको कैसे निकालनी है। तरीका इसका ये है कि -1 to the power 1 + 1, ओके, एंड आगे आपने लिखना है इस तरीके से, इसमें आपको यानी कि आपका जो ये -1 रहेगा उसके बाद आप इसकी वैल्यू आपकी आएगी, तो ये आपका हमेशा क्या रहेगा, -1 की पावर यदि आप 2 करते हैं तो ये हमेशा +1 आने वाला है, यानी +1 आने वाला है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, रिमेंबर, ठीक है। इसका जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो तरीका क्या रहेगा, हमको इसको कैलकुलेट करने का पूरा तरीका हमारा ये रहेगा कि a11 = -1 to the power 1 + 1, ये हो जाएगा, यानी -1 to the power n+1। अब ये स्टार्टिंग में तो n की जगह 1 हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, तो अब इसका जो मेंबर इसके अंदर हो जाएंगे दोस्तों, हम इनको साइलेंट कर देंगे, ठीक है, और इसे ले लेंगे हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a22, a23 और यहाँ पर a32 और a3, ऐसे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी a11 = हाउ मच, इसे कैलकुलेट यदि हम करेंगे तो कैसे कर देंगे, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब इसी प्रकार से अगर हम सेकंड करेंगे, अगर मान लीजिए मुझे a12 निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 to the power 1 + 2। अब देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर n+1 था ना, 1 तो रहना ही है, तो दूसरा आपका नंबर आ गया तो 2+1 हो जाएगा, यानी 1 + 2 हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे आपका जो है a12, यहाँ पर a11 लिख सकते हैं आप, a12 और अंदर क्या आएगा, अब जब आप इसको और इसको छोड़ देंगे तो अब आपके पास आएगा a21
और A23, इसको छोड़ना है, ये आप समझ जाइएगा। A31 और A33, इस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आपके जो वैल्यूज आ रही हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये आपका दो चीजें आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें मैं समझाना चाहूंगा। जैसे किसी भी, यदि आपको मान लिया जाए, अगर एक ये जो चीज आपको समझा रहा हूं ये क्या है, इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा इसको और डिटेल कर दूं मैं। तो आप समझ गए, ये पहला वाला 1 और 2 ऐड किया तो कितना आया दोस्तों, 3 आया। तो माइनस की पावर लेंगे तो 3 आएगा, तो इसका मतलब ये माइनस आएगा। इसका मतलब ये माइनस होने वाला है, ये प्लस होने वाला है, फिर ये माइनस होने वाला है, ये प्लस होने वाला है, ये माइनस होने वाला है, ये फिर प्लस होने वाला है, ये माइनस होने वाला है, ये प्लस। दोस्तों यदि इसको समझना चाहते हैं तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से आपका ऑर्डर रहेगा। तो इसको आप अपने माइंड में रखेंगे। जैसे दोस्तों आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम कहते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट में, किसी के रेस्पेक्ट में यदि आपको उसे कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने अभी आपको A11 बताया, A12 बताया, A13 हो गया, A13 हो गया, A21 हो गया, A23 हो गया, ऐसे किसी के भी रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम C1 के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, C2 के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, C3 के, R1 के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, R2 के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, R3 के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। जैसे आपको दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे आपको एक आपको सारणिक दिया हुआ है, मैं मान लेता हूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। एक इज इक्वल टू, आपको दिया है दोस्तों 1 - 1 4, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 1 2 3 1, और यहाँ दिया हुआ है 4 0 0। ओके, ये वैल्यू आपको दे रखा है, ये डिटरमिनेंट है आपका। अब इसकी वैल्यू निकालनी है इन रेस्पेक्ट, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब आप जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपको एक के रेस्पेक्ट में करना है। जैसे आपने मान लिया, सपोज करो ये आपका C1 है, क्या ये आपका C1, ठीक है, ये C1 है आपका, वो C2 है, ये C3। मान लीजिए आप इसको C1 के रेस्पेक्ट में करते हैं। ओके, अगर आप C1 के मान लीजिए इसको आप C1 के रेस्पेक्ट में करते हैं, या C2 के रेस्पेक्ट में करते हैं, या C3 के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब ये देखना पड़ता है कि जहां से आपको आसान मिल रहा है वहां से उसके वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 है, तो निश्चित यहाँ से आपको आसान पड़ने वाला, तो आप इसको C3 के रेस्पेक्ट में करेंगे। इज इट क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर लिख देंगे, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो तीसरे कॉलम में, आप दोस्तों ये समझ लीजिएगा, तीसरे कॉलम में 2 अवयव या एलिमेंट है ना, कितने हैं? 0 है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे, इसलिए हम C1 के रेस्पेक्ट में, यानी C1 के अनुदिश, ये भी कह सकते हैं आप हिंदी में, C1 के अनुदिश या C1 के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, प्रसरण करने का, प्रसरण या एक्सपेंशन करने का। समझ गए होंगे आप, इसका एक्सपेंशन करने का। तो जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, ये आप देखिएगा। सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखते हुए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। ये आपने चार्ट समझ लिया है, तो उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहले 4 लिखेंगे आप, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप इसके रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो 4 पहले हम लेंगे, अब 4 लेंगे तो इसके लिए आप इसे छोड़ देंगे। अब बाकी जो आपका ये वाला पार्ट बच गया है, इसे आप यहाँ लिखेंगे एज इट इज, -1 3 और 4 और 1। ओके, अब उसके बाद अब आप लेंगे, क्योंकि आपने इसके रेस्पेक्ट में करना है। आप ये देखिए, ये C1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, सॉरी C3 के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो C3 के ही एलिमेंट आप लेंगे। अब आपका आ जाएगा -0, बिकॉज ये 0 था। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप देखिए 0 के लिए क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो कौन आएगा, ये आएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये आएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2, ठीक है, 1 2 और 4 और -1। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, -0, इसके लिए क्या है, +0 है, तो प्लस आएगा,
इधर प्लस 0 के लिए यानी ये पूरा छोड़ देंगे आप, उससे टच करने वाली लाइन को छोड़ देंगे, बाकी को लिख देंगे आप। तो यानी 1 2 -1 3। क्या समझ पा रहे हैं आप? अगर ये समझ गए हैं तो आपके लिए कोई कठिन नहीं है। अब देखो आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ये 4 हो जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये आपका आने वाला है -1। ओके, कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसको 4 3 जा 12, बीच से माइनस आता है, आपको बता रखा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बीच से माइनस आता है, ये ध्यान देना है। तो -1 × 1 दैट इज -1, 4 × 3 -1। अब यहाँ पर अगर इसको 0 से कुछ भी आएगा, ये -0 मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। 1 × -1 हुआ, और 4 × 2 कितना हुआ, 8 हुआ, बट माइनस का हुआ। ऐसे यहाँ पर +0 हो गया, और इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 1 3 -1 -2 -2 जो भी ये आ रहा है अंदर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये 4 आ गया, और ये -1 -2 -13 आ गया, और ये आपका 0 हो गया है, और ये भी आपका 0 हो गया। तो इसका मतलब ये 13 आया था, 13 4 जा 52। तो दोस्तों आपके पास 52 आया, बट नेगेटिव का आ गया। ये आप ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू आपकी टोटल कैलकुलेट। आई थिंक आप समझ पाए होंगे इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया दोस्तों इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर दी जाती है, ये जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है। थोड़ा सा मैं इसको अगर दूसरे तरीके से बताऊं तो प्लीज आप इसे नोट करेंगे कि एक तरीका मैं और इसमें समझाने वाला हूं जो कि आपके बुक में नहीं है। थोड़ा सा उसे समझना है, बस केवल कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत जल्दी आपका होने वाला है। 1 -1 और 4 और आपको 3 2 3 और 1 और 4 और 0 और 0। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी। तो आप थोड़ा सा देखेंगे, बहुत सरल तरीका मैं बताने वाला हूं। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो जरूर आपको आ जाएगा। देखिए क्या करना है, ये सब नहीं करना आपने जो अभी तक किया था उसको नहीं करना, थोड़ा सा हटके बता रहा हूँ। इस तरीके को भी आप अपनाएंगे जिससे आप एक कंपटीशन में बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस रो को और इस रो को यहाँ पर लिख दीजिए, दोबारा लिख दीजिए, सॉरी 1 इस कॉलम को, ठीक है, -1 और 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2 3 और यानी इसको और इसको रिपीट कर देना है। ये इसका थोड़ा सा ट्रिक है, एक ट्रिक है, अगर आप इसे समझ पा रहे हो। अब आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है। ये डायगोनल हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरा डायगोनल अगर आप देखा तो ये बन रहा है आपके पास, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए इसके बाद ये बन रहा है आपके पास, ठीक है। क्या समझ पाए आप? बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना है और उसके बाद आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप देखिए, अब आपको इस साइड से आपने लिया तो ऐसे भी आपको लेना पड़ेगा। नेचुरली यहां से आपका डायगोनल ये आने वाला, देखिए मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए एक डायगोनल ये बन रहा है, दूसरा डायगोनल दोस्तों ये बन रहा है आपका, तीसरा डायगोनल दोस्तों आपका ये बन रहा है। इतना अगर आप समझ गए हो तो अब बस आपके लिए बहुत आसान है। आप क्या करना है, जो पहला वाला जो आपने ऐसे नीले में आपको कर रखा है डायगोनली, आपने जो शो कर रखा है उसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। देखो 1 × 3 3 हो गया, 3 × 0 0 हो गया दोस्तों। फिर अगला वाला उसे भी प्लस कर देना है, 2 × 0 0 हो गया, 0 × 4 ठीक है, 4 2 8 हो गया, 0 का 0 ओके। एंड सिमिलरली 4 1 जा 4, ये -1 × 1 दैट इज -1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान हो गया। देखिए आपने तीनों कर लिए, ओके। इस तरीके से करना, बीच में आपको माइनस कर देना दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना, ओके। इतना करने के बाद माइनस कर देना। अब देखिए क्या आता है यहाँ से, 4 3 जा 12, पहला वाला कर रहा हूं मैं, देखिए 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। अब देखिए यहाँ से करिए 1 × 0 × 1, 1 1 जा 1 होता है और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आने वाला है आई थिंक, ओके। एंड 0 × -1 × 2 दैट इज 2 1 जा 2 तो होगा, बट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 ही आएगा, समझ गए होंगे आप। अब उसके बाद दोस्तों ये आपका -4 हो गया, ये -48 हो गया, तो आपके पास कितना आंसर आ गया, -52 आ गया ना, जो आपका -52 पहले भी आएगा। अब आपने उसमें उतना प्रोसेस करी, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि एक डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताए। एक तो आप ये देखेंगे कि जो आपका डिटरमिनेंट दे रखा है, जो भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसमें जो दे रखा है, उसमें एलिमेंट को देख लेंगे कि जहां एलिमेंट अगर आपको शून्य ज्यादा मिल रहे हैं तो उसको आपको लेके ज्यादा चलना होगा, उससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और विद रिस्पेक्ट आप उसके सॉल्व कर लेंगे और उसमें प्लस माइनस और इनका ध्यान रखते हुए आप उसे सॉल्व करेंगे। अब दूसरा तरीका जो ट्रिकी है, जो एकदम हटके है, जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाया गया है कि आखिर इसके अंदर हो क्या रहा है, उस प्रोसेस को देखते हुए इसको बनाया गया है,
तो उस चीज को यदि हम उसको स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जितने डायगोनल बनते हैं, सबसे पहला काम तो ये होता है कि जो इसके फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं उनको रिपीट कर देते हैं यहाँ पर आगे, और उसके बाद हम डायगोनली इसको अलग अलग कलर से इस तरह से बना देते हैं, इधर से भी बना देते हैं और इधर से भी बना देते हैं। तो इधर वालों को पहले हम सॉल्व करके प्लस करके जो भी होता है आंसर हमारा आ जाता है, उसके बाद ये सॉल्व करके हम देख लेते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर। तो ये जो तरीका है दोस्तों बहुत आसान तरीका है। इससे आप कितने से बड़ा आपको अगर डिटरमिनेंट दिया है उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप आसानी से कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। इसके बाद हम आपको जो है माइनर और कोफैक्टर निकालना भी सिखाएंगे और इसके आगे की जो वो है और थोड़ा सा जो हमारे डिटरमिनेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज को भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब करेंगे। तो आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके समझ में आया होगा और इसे आप अवश्य कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या डिटरमिनेंट की जानकारियाँ मतलब आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, आपको डिटरमिनेंट में और कुछ जानना है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि इसमें शेयर और लाइक आप अवश्य कर दीजिएगा। यदि अभी तक मेरे कई भाइयों ने और दोस्तों ने और कई बच्चों ने स्टूडेंट ने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया परंतु वो वीडियो जरूर देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो जरूर देखिए लेकिन सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उससे मेरे को और हिम्मत बनती है, मैं वीडियो आपके सामने नए से नए वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा और आपका ज्ञान संवर्धन का कार्य करता रहूंगा इसी प्रकार से। और आशा करता हूं कि आप जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको आप अध्ययन करने के बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेंगे और अपना ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज के लिए इतना ही सही और मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।